हम लोग का जो टॉपिक है वह है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलोनाइड। तो पहले सोलोनाइड का डायग्राम बना दी और उसमें मान लेते हैं ये सोलोनाइड एल लेंथ का है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, जो ये कॉपर को वाइंडिंग दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसको सपोज कर लिए कि वो n है, ये n है। तो वही लिख रहे हैं कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ l of a long solenoid इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। ठीक है, अब इसके अंदर में करंट सपोज कर लो कि I करंट फ्लो कर रहा है, टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। इतना दूर तक लिख लिया तुम लोग सब लोग? कितना दूर तक लिख लिया? यस सर। यस सर। अब इसको हटाते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? बोलो। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में कुछ रिजल्ट आया था हम लोग के पास में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI आया था। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वो चीज हम लोग को लिखना है। सिंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, म्यू नॉट I आता था, लेकिन यहाँ चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम क्या लिख दिया, म्यू नॉट NI। तो हियर N क्या है, यहाँ इधर N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। where n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको ध्यान से पढ़ोगे लोग, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला n, ये वाला, ये n। ठीक है। और ऊपर में जो हम सपोज किए, अभी अब आगे लिखने का जरूरत नहीं है, आगे पहले समझो लो। ऊपर में जो हम सपोज किया वो कैपिटल N सपोज किए हैं। ये कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। यही चीज समझना है आज का, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाहता है कि L लेंथ कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स। तो यूनिट कितना करेगा, n/L करेगा। यूनिट कितना करेगा, n/L। क्योंकि ये तुम लोग जो सोलोनाइड देख रहे हो, तुम लोग ये सोलोनाइड तुमको नजर आ रहा है, काला रंग का जो सोलोनाइड लिखा है, तो वो पूरा उसका लेंथ L है। उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो अभी कितना है, 1 2 3, सबको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्न्स इसमें है। तो 7 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है।
वही हम लिख रहे हैं कि L कंटेन्स n टर्न्स, तो यूनिट कितना करेगा n बाई एल। ये तो यूनिट वाला यही वाला ना है, ये स्मॉल n ही तो यूनिट के लिए हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके जगह पे ये जो n हम गहरा कर रहे हैं, इस n के जगह पर इसको हम लिख सकते हैं n बाई एल को। ये चीज समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Which implies b is equal to mu naught n बाई एल आई। ये वो लाइन समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ ये नहीं समझ में आएगा तो बुक में तो किसी भी हालत में समझ में नहीं आने वाला है। सब लोग बोलो, लोग बारी बारी से, समझ में आया है, समझ में नहीं आया है? सर आ गया समझ में। हाँ सर एक बार वैष्णवी और बता दीजिए। एक बार और बता दो। वेरी गुड, चलो ध्यान से सुनो, सबको हटा देते हैं। ये हट गया सब, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये म्यू नॉट एन आई। ये इक्वेशन तो समझ में आ ही रहा है कि ये इक्वेशन होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसमें n है, एक ठो जोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि एक यूनिट पर, 1 यूनिट पर कितना टर्न है, तो n टर्न इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अपना नोट्स निकालो। नोट्स में देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? आज का नोट्स का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, बोलो। N be the number of total number of turns over length L. हाँ बस रुक जा, बोल। आज के नोट्स में लिखा हुआ है कि L लेंथ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, L लेंथ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यूनिट पे कितना होगा, n बाई एल होगा यूनिट पे। ये भी तो यूनिट के लिए ही है, इसका मतलब है कि इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं n बाई एल को, बोलो। यस सर। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम तो वही हम कह रहे हैं कि जब ये चीज है, ये समझ में आ गया, तो अब इसको हटा देते हैं। अब इसके जगह पे ये जो रेड कलर का यहाँ जो हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ जो हम लिख रहे हैं n, इसके जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल आई। उसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल आई। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हमको एक टर्न में, जैसे एक टर्न, ये ग्रीन रंग का मान लो ये टर्न हम बना दिए, मान लो ये ग्रीन कलर का एक टर्न बनाइए। अब हमको देखना है कि एक, जैसे ग्रीन कलर का टर्न बना हुआ है, तो ग्रीन कलर के टर्न में कितना फ्लक्स डेवलप करेगा, एक टर्न पे कितना फ्लक्स डेवलप करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे, ग्रीन वाला है तो ग्रीन से ही लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स
magnetic flux through each turn. Through each turn. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है जी रोनित? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? B vector into A vector. वेरी गुड. B वेक्टर डॉट A वेक्टर. डॉट हटाएंगे तो BA cos थीटा आएगा. ठीक है. अब ये जो टर्न होता है वो तो सर्किल ऐसा बनता है, टर्न सर्किल में. इसका मतलब सिमेट्रिकल बना. जब सिमेट्रिकल होता है तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? कितना डिग्री का बनता है? कितना डिग्री का बनता है एम्पियर सर्किटल लॉ में? 0 डिग्री का बनता है ना. दोनों एक ही लाइन पे लाई करता है, टेंजेंट खींचते हैं तो. Yes, sir. तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा. BA cos 0 डिग्री बराबर आएगा कितना? BA cos 0 डिग्री का वैल्यू डाले तो क्या आ गया? BA आया. कोई दिक्कत है? No, sir. अब ये जो रेड कलर का बी है, ये वाला रेड कलर का बी, इस बी को यहां से उठाएंगे और यहाँ पे ला करके रख देंगे. यहाँ पे इस बी के जगह पे, इस जगह पे जहां पे एरो मार्क करके दिखाए हैं. तो हम लोग अब निकाल लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी के जगह पर वो वैल्यू हमारे पास में तो हम ला करके डाल सकते हैं. therefore magnetic flux through each turn is equal to mu naught NLI into A. कौन सा A? ये वाला बी तो वहां पर ला करके डाल दिए. म्यू नॉट N/L/I/A. अब हम इसको हटाएं. एक टर्न में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप किया, एक टर्न में, सिंगल टर्न में. तो क्या इसके अंदर में सिंगल टर्न है? नहीं. इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? इसके अंदर में n नंबर ऑफ टर्न्स है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n है. तब हम लोग उसके बाद लिखेंगे therefore टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to mu naught N/L IA. अब फिर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? n से, लास्ट में ये वाला. क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर अलग से समझ लो लोग, यूनिट का फ्लक्स है, यूनिट फ्लक्स
का वैल्यू है इतना, म्यू नॉट n बाई एल आई ए, ये यूनिट में है, एक पे इतना, तो n पे कितना और इस पे कितना जाएगा, और एक बार n से मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया, यही चीज समझाना था हमको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, n और n मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका जरूरत नहीं है, अब इसको हटा सकते हैं हम। इसको हम ऊपर लिख देते हैं ब्लू कलर से, म्यू नॉट n स्क्वायर आई बाई एल, ये फ्लक्स आया, ये टोटल फ्लक्स आया, ये टोटल फ्लक्स। चूंकि सेल्फ इंडक्शन है, तो सेल्फ इंडक्शन में फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग कल के क्लास में पढ़े हैं, कल के क्लास में फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग फ्लक्स LI पढ़े हैं, कल ही के क्लास में पढ़े हैं। तो अब इस फ्लक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, LI आ जाएगा, ये फ्लक्स हटेगा और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, LI आ जाएगा। LI इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर IA बाई L। अगर तुम I को इधर ले, यहां से I क्या हो जाएगा, I और I कैंसिल हो जाएगा, ये I और ये I कैंसिल हुआ, तो हम लोग के पास में बचा क्या, बचा L इज इक्वल टू म्यू नॉट और A को एक साथ कर देते हैं, L को एक साथ कर देते हैं, और n स्क्वायर को थोड़ा बाहर ले जाते हैं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि जैसे ये रॉड हमारा है, सोलोनाइड हमारा बना हुआ है ऐसे ऐसे, तो हमारा मान लिया जाए कि अभी हमारे पास में टर्न है इतना, हमको मन किया इतना ही, हम बाद में सोलोनाइड को लिए तो और ऐसे 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 ज्यादा टर्न कर सकते हैं। तो टर्न तो हम अपने मन से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन एरिया किसी भी सोलोनाइड का बदल नहीं सकते हैं, उसका लेंथ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो नंबर ऑफ टर्न्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट है बाकी चीज। तो हम यहाँ इसको अगर ध्यान में रखें तो इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट n स्क्वायर के है। L क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट है। तो पूरा पार्ट अगर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनाइड। कोई दिक्कत है समझने में इतना दूर? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी हमसे तुरंत पूछ ले, कोई हम फिर समझाने के लिए समझा देंगे। No, sir, clear. अब हम लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब समय टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ तुम लोग डायग्राम देख रहे हो लोग, एक में P लिखा हुआ है और दूसरे में S लिखा हुआ है, देख रहे हो लोग।
ये एस लिखा हुआ है। पी का मतलब हो गया प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी, और एस मतलब सेकेंडरी। इसका सबसे तगड़ा और पक्का एग्जाम्पल जो है ना, वो है कोरोना, जो अभी चल रहा है। कोरोना में क्या होता है? कोरोना में होता है एक कैरियर होता है, और वो कैरियर जो होता है वो अपने सांस के द्वारा पड़ोस में जो भी उसके पास में है उसको वो ट्रांसमिट कर देता है। हो सकता है कि जो प्राइमरी है, मतलब जो प्राइमरी सोर्स है, उसका तबीयत थोड़ा कम खराब हो, लेकिन जो सेकेंडरी है जिसको वो ट्रांसमिट किया उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस टू रेसिस्टेंस। किसका लंग्स कमजोर है, किसका लंग्स मजबूत है। जिसका लंग्स मजबूत है उस पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ा, और जिसका लंग्स कमजोर है उस पर कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। एकदम 100% यही एग्जाम्पल म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो क्वाइल होता है, एक क्वाइल होता है प्राइमरी क्वाइल और दूसरा होता है सेकेंडरी क्वाइल, और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स रहता है। अब क्या हम करते हैं कि प्राइमरी क्वाइल में ये की बना हुआ है, ये देख रहे हो तुम लोग, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का यहाँ की बना हुआ है। ये इस की को हम बंद कर देंगे। हम जैसे ही इस की को बंद करेंगे, इसके अंदर में चेंज इन करंट स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी में। जब करंट का ग्रोथ होगा ना, जब करंट का ग्रोथ होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आएगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आएगा, और फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वहां पर ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कलर का जो करंट है फ्लो करना शुरू किया और उसमें ग्रोथ इन करंट होने लगा, ये ब्लैक रंग का जो हम लाइन खींचे हुए हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आना शुरू किया। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इसमें जो चेंजेज आया, ये चेंजेज जो है वो ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी, और वो एसोसिएटेड हो गया किससे? सेकेंडरी से। ये काला काला जो लाइन जा रहा है वो किससे एसोसिएटेड हो गया? वो एसोसिएटेड हो गया सेकेंडरी से। और वहां पर भी क्या होने लगा कि चेंज इन फ्लक्स हुआ, जिसके चलते सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और जब वहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो फिर वो जो है करंट, क्योंकि ईएमएफ इज द कॉज फॉर द करंट, द इंड्यूस्ड करंट, करंट को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है ना? जैसे सर्दी खांसी, कोरोना मान लो नहीं समझ में आता, सर्दी खांसी समझ में आ रहा है। घर में एक आदमी को सर्दी हुआ, बगल में बैठ करके 2 बार छींक दिया तुम्हारे बगल में, पता तुम भी अगला दिन से तुम भी छींक रहे हो, तुमको भी सर्दी खांसी होगी, तो तुम प्राइमरी हो गया, और जिसके बगल में तुम छींके वो सेकेंडरी हो गया, तुमसे वो इन्फेक्ट हो गया। उसी तरह से प्राइमरी का इफेक्ट जो है सेकेंडरी में यहाँ पर पड़ता है, और ये हमको इसीलिए इसका नाम दिया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। Yes. तो हम लोग इसमें नोट्स ले लेते हैं। इट इज द फेनोमेना, it is the phenomena in which induced EMF is developed in closed अब इसको हटा दें हम,
ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। Enclosed secondary loop when there is change in current in neighboring primary coil, NEIGHBOURING, neighboring primary coil। प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज होगा क्योंकि वहां सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप होता है, तो करंट के अंदर में ग्रोथ होगा। करंट के अंदर में ग्रोथ होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स में चेंजेज होगा, और वो फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाता है किससे? सेकेंडरी वाले से एसोसिएटेड हो जाता है। अब इसको हटा दें। तो यहाँ हम लोग जो भी चीज अभी देख रहे हैं वो देखें हम लोग करंट में। करंट कहाँ फ्लो किया? करंट फ्लो किया प्राइमरी कॉइल में। और फ्लक्स में चेंजेज कहाँ आया? फ्लक्स डेवलप कहाँ किया? वो किया सेकेंडरी में किया ना। मतलब फ्लक्स पहले ग्रोथ ऑफ करंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगा तो वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने लगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एसोसिएट किससे हो गया? सेकेंडरी में। मतलब फाइनल इफेक्ट कहाँ जा गया? सेकेंडरी में चला गया। तो कॉज क्या रहा इसमें? कॉज रहा करंट इन प्राइमरी कॉइल, और उसका इफेक्ट फाइनली कहाँ मिला? तो सेकेंडरी में मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हियर, इसको हटा दे पूरे को तो लिखने में बनेगा हियर। ये जो फाइएस है, एस मतलब क्या? सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? करंट इन प्राइमरी कॉइल। हाँ कि ना? Yes, sir. इन सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और आईपी क्या है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। डायग्राम में भी देखो तो प्राइमरी कॉइल में ही करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल में केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए लो। अभी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग हटाएंगे, इसको हम मिटा दें यहां से। अब ये हट जाइए भाई। अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, वहां पहले सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो कांस्टेंट एल आया था, है ना। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। एम आई पी। एम क्या है?
coefficient of mutual inductance. Coefficient of mutual inductance M. तो यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हम फाइनली हमको देखना क्या है, फ्लक्स तक ही तो नहीं रहना है ना, हम लोग को तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ तक जाना है। इस वाले में हमको ईएमएफ तक जाना है। तो ईएमएफ तक जाने के लिए तो जब तक उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ईएमएफ तक जा नहीं सकते, तो फिर इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा। ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिख रहे हैं ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी IS डी बाई डी टी MIP। हमेशा कांस्टेंट क्या करता है, डी बाई डी टी से जंप लगाता है, ये बाहर निकल जाएगा, जंप लगा कैसे निकलेगा, ऊपर वाला हटा दें। अब आगे जो भी लिखेंगे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो ये हो गया डी बाई डी टी IS इज इक्वल टू M डी बाई डी टी IP, M डी बाई डी टी IP। याद करो लोग कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में ईएमएफ हम लोग क्या लिखे थे, E इज इक्वल टू माइनस d by dt phi। डी फाई बाई डी टी, यही लिखे थे ना ये वाला, Yes, क्या sir. लिखे थे। तो अब इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो इसके जगह पर इस नियम से बढ़ेंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं -ES लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला माइनस को इधर लेके आ गए तो -ES लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. क्या जी, प्रिंस बाबू एंड पार्टी लिख सकते हैं कि नहीं। प्रिंस बोल रहे हैं, सन्नी एंड पार्टी लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अब ये जो माइनस है इसको उधर से इधर ले आ देंगे, -M डी बाई डी टी IP, -M डी बाई डी टी IP। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम माइनस को हटा देंगे, DIP बाई dt। ठीक है। Yes, sir. ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
ये उस चैप्टर की तरह बहुत बड़ा नहीं है जितना वो जितना बड़ा था उतना बड़ा नहीं। अब इसको हटा दें हम। Yes, sir. हम्म, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज CCH। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, व्हाई डज acceleration of a magnet falling through a long solenoid as shown decreases। ये बना हुआ है, ये सोलोनाइड मतलब एक तरह से जब सर्किल में बन जाता है ना तो टोराइड कहलाता है। तो एक तरह से ये सोलोनाइड ही है, लेकिन इसको अब यहां से एक मैग्नेट ऐसे गिर रहा है इस तरह से। मान लो इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेट ऊपर से नीचे की तरफ में फॉल कर रहा है। तो बोल रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सिंपल सा इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जैसे मान लिया जाए कि पहले मैग्नेट यहां था, तो मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस निकल रहा था, मान लिया जाए कि चलो तुम लोग को अभी समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम इधर मान लो N कर देते हैं, इधर S कर देते हैं। तो ये भाई फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल करके तब ना साउथ में जाएगा भाई। साउथ में नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। अब मैग्नेट बढ़ करके थोड़ा नजदीक आ गया, जैसे अभी दो लाइन को क्रॉस करा रहे हैं। अब मैग्नेट जो है थोड़ा देर के बाद वहां से गिर करके इस पोजीशन पर आ गया एस से। अब तो यहाँ से जो फील्ड लाइन से निकलेगा कुछ ज्यादा होकर के यहाँ से जाएगा ना। जैसे जैसे नजदीक बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फील्ड लाइंस क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। मैग्नेट जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे फील्ड लाइन बढ़ते चला जाएगा। मतलब थियरी विल भी, पहले दो फील्ड लाइन गया, उसके बाद 3 गया, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ज्यादा फील्ड लाइन यदि क्रॉस करेगा तो क्या करेगा वो, फील्ड लाइन जब ज्यादा चेंज होने लगा मतलब, तो वहां पर फ्लक्स में चेंजेस होने लगा। और जब फ्लक्स में चेंजेस होने लगा तो ये जो रिंग बना हुआ है, अब उसको हम हटा सकते हैं। ये जो रिंग बना हुआ है, इस रिंग के अंदर में क्या डेवलप होगा,
इस रिंग के अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ जो होता है वो हमेशा किसी भी चीज को क्या करता है, सोर्स को अपोज करता है। यहाँ सोर्स क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट के फॉलिंग को अपोज करने लगेगा, मैग्नेट के फॉलिंग को अपोज करने लगेगा। अब मैग्नेट का फॉलिंग को अपोज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नेट का जो पहले जो स्पीड होगा, पहले जो उसका एक्सेलरेशन होगा, बाद में उसका एक्सेलरेशन उससे कम हो जाएगा, क्योंकि अपोज हो रहा है ना, पहले अपोज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे फील्ड लाइंस ये सोलोनाइड से क्रॉस करने लगा, इससे क्रॉस करने लगा, जैसे जैसे फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करने लगा, वैसे वैसे वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होने लगा। और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण फिर वो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? No, समझ sir. में आया कि नहीं समझ में आया? लिखवा भी Yes, देते sir. Yes, sir. हाँ, लिखवा देते हैं, लिखो। हम लिख रहे हैं तुमको रेड कलर से। When a magnet falls, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो कितना बार आ चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे लिखते हैं, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलोनाइड increases which resulted in induced EMF in the ring induced EMF oppose the falling of magnet, so A less than G। है कि पहले अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर रहा था वो। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे समझ लो फिर से एक बार, मान लीजिए कि यहाँ पर है ये कॉइल है, मैग्नेट बहुत दूर है, तो फील्ड लाइंस बाहर ही बाहर क्रॉस कर गए, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं कॉइल तक, इस कॉइल तक। तो ये जी के अंदर में गिर रहा था पहले, लेकिन जैसे ही और नजदीक आ गया ये, तो अब ये फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करने लगा, तो ये अपने फेस पर, अगर मान लो कि इधर नॉर्थ पोल होगा तो इधर नॉर्थ पोल बनाने लगेगा, तो इसको अपोज करने लगेगा। जब अपोज करने लगेगा तो जी का जो पहले वैल्यू होता था ओरिजिनल में, जो जी आ रहा था वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए ए जो है घट जाता है जी से। समझ में आया बात या समझ में नहीं आया? Yes, sir. Aye. आ गया? ओके देन, फिर अब कल की पढ़ाई कल भी यही चलेगा। आगे रिकॉर्डिंग बंद कर दो।